हेलो बच्चों, तो हम कर रहे थे थोड़ा सा एमसीक्यूज, जिसमें टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा वीडियो ऑफ हो गया था। तो हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 40 तक। कितने तक कर लिए थे? 40 तक। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा किसका? एमसीक्यूज का। कुछ और एमसीक्यूज बचे हुए हैं जिसको हम इस लेक्चर में डील कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 41 कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ दिया हुआ है मसा ऑफ ए कॉमा बी ऑफ मसा इज इक्वल टू। देखो बहुत बढ़िया सवाल है ये सवाल, जो है बहुत ही बढ़िया है। जैसे मान लो कि हमको ए दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर के बराबर। अब देखो ए बराबर क्या कर रहे हैं, बी से भागा दे रहे हैं, यहाँ पे क्यू आ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आप एचसीएफ निकालते हो तो क्या करते हो, जब एचसीएफ निकालते हो तो फिर ऐसे घेरते हो और बी लाते हो, यानी सीधा सीधी कि आर और बी का जो एचसीएफ होगा वही हमारा ए और बी के एचसीएफ होगा। कौन होगा? बी का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू मिल जाएगा एचसीएफ ऑफ बी कॉमा आर। बी कॉमा आर कहाँ है ऑप्शन? तो ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की टेक्निक है। तो यूक्लिड का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि दो संख्याओं का मसा बराबर 15 है और लसा कितना है? 30 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा? तो पढ़े हैं कि ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है? 15, एलसीएम कितना है? 30, तो 15 या 45 यानी 450। ये रहा हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किसके रूप का होता है? तो धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक क्या बोला है? सम पूर्णांक। तो सम का मतलब कि जो 2 से कट जाए। तो चेक कर लीजिए 2n + 1, ये तो 2 से कटेगा लेकिन 1 जोड़ दिया, जिसकी वजह से ये विषम रूप है। कौन सा रूप है? विषम रूप है। तो ये तो नहीं होगा 2n। हाँ, ये हमारे पास सही आंसर है। या तो 2n दे दे, 4n दे दे, 6n दे दे, ये सब के सब हमारा सम रूप है। और जैसे ही इसमें 2n में 1 जोड़ दो या 2n में 3 जोड़ दो, ये सब के सब हमारा विषम रूप बन जाएगा। कौन सा रूप बन जाएगा? विषम रूप। ठीक, 6250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? 5 का अधिकतम घात तो कर लीजिए 6250, 2 से लगेगा, लगा दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 25 दूना 50, 3 1 4 2 6 5 11, 3 से तो नहीं लग रहा, तो 5 से, 5 छक 30, 5 छक 30, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 2 50 25, 5 से, 5 एकम 5 1, 5 दूना 10, 2 50 25, 5 से, 5 दूना 10, 2 तो 50 25, 5 से बनेगा 5, तो 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5। तो बी रहा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी सह अभाज्य है। पिछला दिन हम लोगों ने पढ़ रखा है सह अभाज्य क्या होता है। तो सह अभाज्य वैसी संख्याओं कहते हैं, सहभाज्य वैसी संख्याओं को कहते हैं जैसे दो संख्या दे दिया जाए। मान लो कि ए और बी क्या रहे? दो संख्या, चाहे वो सम संख्या है, विषम संख्या है, कोई भी संख्या है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, भाज्य है कि अभाज्य है। कोई दो संख्या के बीच का अगर कॉमन गुणनखंड, यानी जिसको बोले उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर 1 मिले, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिले? 1 मिले, तो हम उसी को बोलते हैं सहभाज्य। क्या बोलते हैं? सहभाज्य। तो सहभाज्य के बीच में कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो जो कॉमन 1 है, तो कॉमन वाला ही तो देता है एचसीएफ, तो एचसीएफ आ जाएगा 1। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए, जब भी आपसे पूछ दिया जाए कि शांत है या अशांत है, तो थ्योरी वाले सेक्शन में हम डील कर चुके हैं कि शांत होने के लिए क्या करना है। सबसे पहला बात याद रखना है कि सरलतम रूप तो होना ही चाहिए। कौन सा रूप होना चाहिए? सरलतम रूप। फिर क्या होना चाहिए हमारे पास? दूसरा में क्या चेक करना है? हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड जो होना चाहिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। कहने का मतलब कि 2 कितनों बार भी आ सकता है, 5 कितना बार भी आ सकता है, या तो दोनों हो सकता है या तो कोई एक हो सकता है, तब तक शांत रहेगा, तब तक शांत रहेगा। याद करो छिपकली वाले एग्जांपल दिए थे ना कि अगर छिपकली आ जाएगा तो अशांति फैला देगा। उसी तरीके से 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। तो सबसे पहले इसको चेक कर लो। तो बताइए, पहले तो ये डिविजिबल है, तो काट लीजिए, 3 5 15, 5 क्या कटेगा? 5 तिहाई 15, 5 काटिए, 5 तिहाई 15, बचेगा 1, 5 दूना 10, 0, 3 2 5, अब नहीं कटेगा। तो 320 का कर लो फैक्टर, 320 का फैक्टर, तो 320 का फैक्टर क्या आएगा? 2 से करोगे 16 दूना 32,
2 से करोगे 80, 2 से करोगे 40, 2 से करोगे 20, 2 से करोगे कितना 10 और 2 से करोगे 5। तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, मतलब ये शांत है। ये क्या है हमारे पास? शांत है। इसका बात कर लो, 21 का बनेगा 3 गुने 7, तो ये हमारा अशांत। बोलो 88 का, तो 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11, देखो 2 के अलावा कौन आ गया? 11, जो कि बना देगा अशांत। 75 की बात कर ले, क्योंकि कटने वाला नहीं है इसलिए डायरेक्ट हर का कर रहा है, तो 3 से आएगा 25, 25 से 75, तो 5 गुने 5, तो 5 तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ कौन दे रहा है? 3 दे रहा है। इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। तो जब भी शांत या अशांत का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है? कुछ ऐसा होना चाहिए इसको 11.23। चलो मान लिया कि रेकॉर्डिंग दे दिया से, ठीक है, या किसी पे रेकॉर्डिंग, तो क्या बताएं कि रेकॉर्डिंग वाला सवाल, मतलब रेकॉर्डिंग वाला जो होता है हमेशा परिमेय संख्या हो। कौन सा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन हो जाएंगे? बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चाहे रेकॉर्डिंग कितना पे भी हो, किसी पे भी रेकॉर्डिंग दे दिया, रेकॉर्डिंग का मतलब कि वो रिपीट कर रहा है, और मैं बताऊं कि रिपीटिंग हो, क्या हो? रिपीटिंग हो, तो हमारा हमेशा हो जाएगा कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। इसकी बात कर लो जरा, 1 2 1 2 1 1 2 1, फिर 1 1 2 1, फिर 1 1 1। अच्छा, मतलब अलग अलग है, यानी कि रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। देखो बिना स्टेशन वाला है, बिना स्टेशन वाला हो और साथ में रिपीट भी ना कर रहा हो, तो वो हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या। तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग, या जिसको हम बोलते हैं अशांत, क्या बोलते हैं? अशांत। एकदम बेचारा अशांत है, बेचैन है आगे जाने के लिए। क्या के लिए? आगे जाने के लिए, मतलब अशांत है। क्या है? अशांत है। तो अशांत है, तो उसके लिए हमको चेक करना होगा 2 बातें। क्या बातें चेक करना है? 2 बातें। पहले भी बता चुके हैं कि नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, जिसको हम कहते थे अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अनावर्ती। या रिपीटिंग है, या रिपीटिंग है। रिपीटिंग माने क्या होना चाहिए? आवर्ती। क्या होना चाहिए? आवर्ती। अगर आवर्ती है तो बनेगा परिमेय। क्या बनेगा? परिमेय। आवर्ती वाले में ही हमारा आता है रेकरिंग। कौन आता है? रेकरिंग, रेकरिंग। ठीक है, तो ए मिल गया परिमेय। अगर मान लो कि अशांत है और साथ में नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, इस वजह से हो जाएगा अपरिमेय। ऐसे सवाल को कैसे डील करना है? तो सबसे पहले दिख रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो गुना कर लीजिए, तो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनेगा 3 3 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 का क्या बचेगा? 6। क्या बचेगा? 6। तो 6 क्या है हमारे पास? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या है हमारे पास? परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो चलिए, इतना हमारा था एमसीक्यूज। क्या था? एमसीक्यूज। एक सेशन में इस चैप्टर का और लूंगा जिसमें कुछ सवाल थोड़ा सा करने हैं हम लोग को, ठीक है। जैसे वहां पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे कि किसी भी दशमलव वाला दे दिया जाए या रेकरिंग वाला दे दिया जाए तो पीवाईक्यू को फॉर्म में कैसे लाते हैं, पीवाईक्यू को फॉर्म में कैसे लाते हैं, और कुछ एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक लेक्चर और होगा जो कि छोटा सा होगा, ठीक है। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।